Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. गंगा के दो किनारों पर उसकी दो विशाल बाहों की तरह दूर दूर तक फैला बिहार। पूर्वी हिस्से में मुल्क का एक महत्वपूर्ण राज्य, लहलहाती फसलों से हरी भरी जमीन, मुस्कुराता वर्तमान और गौरवशाली इतिहास। बिहार सदियों पहले से ही कितना सजग। जब विश्व में कहीं नहीं था गणतंत्र का नामो निशान, तब यहां हुई गणतंत्र की शुरुआत। बिहार जैन धर्म के भगवान महावीर यहीं पैदा हुए, सत्य अहिंसा का ज्ञान दे गए।
बुद्ध को भी जीवन का सार महाज्ञान प्राप्त हुआ। इसी बिहार में बौद्ध धर्म को जमीन मिली, शांति का संदेश जगा, दुनिया भर में फैला। हजारों साल पहले ही था एक विश्वविद्यालय यहाँ, नालंदा ज्ञानपीठ। अध्ययन के लिए जुटते थे दुनिया भर के छात्र। चक्रवर्ती चंद्रगुप्त, प्रतापी सम्राट अशोक सब यहीं हुए। विद्वान चाणक्य को भी भाई थी यही जमीन। दुनिया को जिन्होंने शून्य का अद्भुत ज्ञान दिया, गणितज्ञ आर्यभट्ट इसी बिहार से हुए। वक्त की रगों में दौड़ता सदियों पुराना उबाल है कि हर बड़ी हुंकार भी यहीं से उठती है। गांधी जी ने भी सत्याग्रह की शुरुआत के लिए यहां का चंपारण ही चुना, जिसने पलट दिया भारतीय राजनीति के एक तरफा होते मिजाज को। वो जननायक जयप्रकाश नारायण भी यहीं हुए। पर आजाद भारत में बिहार ने एक ऐसा भी दौर देखा जहां ज्ञान और गौरव की निशानियां ही रह गईं। हर जगह टॉपर होना अच्छा नहीं होता। बिहार को इसका एहसास तब हुआ जब देश के पिछड़े राज्यों में से इसकी भी गिनती होने लगी। वजह बाढ़ और अकाल का कहर। आबादी का एक बड़ा हिस्सा जूझ रहा था गरीबी से। रोजगार भी नहीं और उसकी उम्मीदें भी धुंधली सी। लूट, हत्या, अपहरण रोज की बात हो गई थी। सरकारी अनदेखी और उदासीनता से भी अपराधियों के हौसले बढ़ गए थे। पर बदहाली के अंधेरे में घुट-घुट कर कोई कब तक यूं जिएगा? बिहार की बेचैन जनता ने अपने लिए उगा ही लिया उम्मीदों का एक नया सूरज। तारीख 24 नवंबर सन 2005। बिहार के नए सीएम हुए श्री नीतीश कुमार। नाम नया नहीं, पर आगे थीं जिम्मेदारियां तमाम। पहला काम कानून व्यवस्था को चुस्त करना, दूजा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीजा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ी तबीयत को ठीक करना था। जब बिहार के लोगों ने काम करने की जिम्मेवारी सौंपी तो मेरे सामने ढेर सारी चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के मन से डर का निकलना। लोग सहमे रहते थे, शाम होने के पहले घर लौट जाना चाहते थे। कानून का राज कायम करना एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस व्यवस्था पुख्ता करने के लिए बिना एक पल गंवाए 5000 पूर्व सैनिकों को लेकर एक स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस सैप का गठन हुआ। उस पीरियड में जिस समय ये सैप आया था, उस समय हमारे पास पुलिस बल की बेहद कमी थी और इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इमीडिएटली हम लोगों को पुलिस बल चाहिए था। एक सामी मैन थे, वो कई तरह की परिस्थितियों को झेल करके आए थे। उनकी ट्रेनिंग आर्मी में पुलिस से बेहतर होती है। उनका वेपन हैंडलिंग भी बहुत अच्छा होता था। देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग था। राज्य पुलिस को प्रभावी बनाने के लिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की एक कोऑर्डिनेशन टीम जोड़ी गई। लोगों में भी हम विश्वास पैदा किए हैं कि हम एक आर्मी से हम रिटायर्ड हैं और हम कभी गैर कानूनी काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साफ साफ संदेश था, आदेश था, अपराधी बख्शे ना जाएं। पहले होता था ना, छोटे छोटे बच्चे को 12 साल 15 साल 20 साल को ये सब बलात्कार होता है, गलत होता है, ये सब बात है नहीं, लेकिन अब वो बात नहीं है। नतीजा, पुलिस प्रशासन सब जग गए, जनता चैन से सोने गई। पहले के अकॉर्डिंग अब सब कुछ बहुत चेंज हो चुका है। हम लोग सेफ फील करते हैं, रोड पे चलते हैं तो
हम शाम को निकल सकते हैं, उतने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते। अब हमारे लिए कोई स्टैंड ले सकता है, अगर बाहर होते तो सेफ फील करते रोड पे चलने पे। जेलों में अपराधियों की संख्या बढ़ती गई, बाहर क्राइम के आंकड़े घटते गए। कुछ ही सालों में 81,000 से ज्यादा अपराधियों को सजा हुई। हत्या 13%, डकैती 55% और अपहरण 80% कम हो गए। एक नया तरीका अपनाया गया कानून में ही, वो था बेल कैंसिलेशन का। लोग बेल पर आ जाते थे अपराधी जो प्रोफेशनल्स हैं, और बेल पर आने के बाद फिर क्राइम करते थे। इसको पुलिस विभाग ने करा करके देखा, और इसका काफ़ी जिसको कहते हैं पॉजिटिव मैसेजेस क्रिमिनल्स के बीच में जाना शुरू हुआ कि आपको बेल मिल जाने के बाद भी कैंसिलेशन हो सकता है। जेल होगी, बेल होगी, केस चलता रहेगा। अपराधियों के इस माइंडसेट को तोड़ देना था। फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा दिए गए, फटाफट फैसला। विजिलेंस सिस्टम और 2011 में लोकायुक्त लाकर भ्रष्टाचार के मामले में भी 52,000 लोगों को सजा दी गई। बिहार में सड़कों की हालत बहुत खराब थी। विकास के लिए सड़कों का होना नितांत आवश्यक है। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि बिहार के किसी भी सुदूर इलाके से राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से अधिक समय नहीं लगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया गया, पुलों का निर्माण किया गया। जिस राज्य से सदियों पहले विश्व विख्यात ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरी, वो राज्य तरस गया था अदद एक अच्छी सड़क को। कस्बों से जिला मुख्यालय की छोड़िए, राजधानी पटना को जाने वाली सड़कें तबाह होकर बड़े बड़े खड्डों में बदल चुकी थी। रात का सफर जानलेवा था। हाईवेज तक पर बदमाशों का कब्जा था। राज्य का कोना कोना राजधानी पटना से जुड़े, इसके लिए 34,000 किलोमीटर स्टेट हाईवेज और उन पर 2,000 से ज्यादा पुल बना दिए गए। मिथिलांचल की लाइफलाइन कहे जाने वाले कोसी महासेतु के 1934 के भूकंप में तबाह हो जाने से पूर्णिया, अररिया और सुपौल वालों को दरभंगा, मधुबनी की कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नेपाल होते हुए सैकड़ों मील का चक्कर लगाना पड़ता था। 400 करोड़ खर्च कर लगभग 11 किलोमीटर लंबा ये पुल बनवाकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता साबित कर दी। सफर का समय और दूरियां कम हो गईं। डिस्ट्रिक्ट के लोग एक दूसरे जगह से जिला मुख्यालय से अनुमंडल मुख्यालय जाने के लिए, आने के लिए लोगों को भाया नेपाल 8 घंटे लगभग लगते थे। यानी तो फिर सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी कई डिस्ट्रिक्ट होते हुए कम 8 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके वापस फिर से निर्मली आना होता था, जो अब ये पुल बनने से मात्र 40 से 50 मिनट में हो जा रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क हुआ है। जहाँ हम लोग 6 घंटा में जाते थे, वहाँ अब 2 घंटा में हम लोग आते जाते रहे थे। गाड़ी का भी सफ़र हम लोगों की बहुत कम हुआ है, डीजल का भी बचत है। सारे व्यापारिक रिश्ते टूट गए थे, सारे संबंध लोगों के टूट गए थे। जिनके शादी हो गए वो बिल्कुल भूल भाल गए थे, और नई शादी का तो लोग कल्पना भी नहीं करते थे। गांव में 1,60,000 किलोमीटर पक्की सड़कें बना दी गईं। तरक्की की गाड़ियां तेज दौड़ पड़ी और इन्हीं राहों से होकर गांव तक पहुंचने लगी। रोजगार, कारोबार, व्यापार, सबकी राहें खुलती गईं। बिजली व्यवस्था ठीक करने की कड़ी में मांग और उत्पादन के बीच के बड़े फासले को कम किया। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत पहले से 70% ज्यादा है। 2006 में पूरे बिहार लगभग 700 मेगावाट हम लोगों को बिजली मिलती थी। हमारा उत्पादन लगभग 0 था। आज की जो स्थिति है वो है
हमने ऑल टाइम हाई 3182 मेगावाट ड्रॉ किया है। 16,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। नतीजतन जहां 2006 में मात्र 53% गांव बिजली की रोशनी से उजियार थे, वहां 2013 आते आते राज्य के 96% गांवों में बिजली पहुंच गई। कनकपुरा की मधुबनी की गीता देवी गवाह हैं। कभी दिन भर में 2-3 घंटे बिजली आ जाए तो शुक्र मनाती थीं। अब घर दिन रात उजियार है। 16-17 घंटे बिजली तो मिल ही रही है। टीवी, फ्रिज, खुशियां सब ऑन है। अंधेरा रहता था तो शाम में 7 से 8 बजे तक खाना हम लोग खा लेते थे। अंधेरा में कहीं घूम नहीं पाते थे, एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे। पावर आने से एक दूसरे से मिलन जुलन भी होता है। उस पर 10 बजे 11 बजे रात तक मजदूर आदमी सब भी सोते हैं। ऐसा बात नहीं है पहले जैसे कि सुबह शाम का सो गए, एक बार 6 बजे 7 बजे उठें, तो उस टाइम में बीमार बहुत ज़्यादा लोग पड़ते थे, ज़्यादा सोने से भी। और पावर आने से जो है जो पंखा भी लगा लिए हैं लोग, टीवी लगा लिए हैं, जिसके पास उतना मोबाइल का भी सुविधा है। मोबाइल भी चार्ज हो रहा है। टीवी में समाचार देखते हैं तो क्या गरीब के लिए क्या हक है, अधिकार है, हम लोग देखते हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था पर टिका होता है किसी भी राज्य का भविष्य, तो सरकार ने इसे प्राथमिकताओं की सूची में ऊपर रखकर विशेष ध्यान दिया। जर्जर स्कूलों की मरम्मत शुरू हो गई। जहां नहीं थे वहां नए स्कूल खोले गए। स्कूलों में वाजिब संख्या में शिक्षक हों, इसकी व्यवस्था हुई। प्रोजेक्ट समर्थ चला। बड़े पैमाने पर स्थायी अस्थायी शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों की भर्तियां हुई। 1 लाख से ज्यादा लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिला। एक और चुनौती थी, बच्चे स्कूलों तक पहुंचे तो सही, लाखों बच्चे अब भी थे स्कूलों से दूर, तालीम की अहमियत से बेखबर, इनमें लड़कियां ज्यादा। स्कूल के लिए घंटों पैदल चलना मजबूरी ना रहे। इस कारण कोई बच्चा, खासकर लड़की, बीच में स्कूल ना छोड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, साइकिल लो और स्कूल चलो। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना में साइकिल, साथ में स्कूल यूनिफॉर्म भी। बच्चियां खुश। दरभंगा की 9वीं क्लास की छात्रा मंजू सरकार से साइकिल मिलने से अब रोजाना स्कूल जा पाती हैं। जब से साइकिल मिला है उससे भी बहुत अच्छा लगा है, और जाते भी हैं समय पर चले जाते हैं, समय पर चले आते हैं, और कोचिंग भी कर लेते हैं। आज से 2 साल पहले नहीं अच्छा लगता था, बहुत दिक्कत था, बहुत पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी लड़की सबको। 2004 से 2012 के बीच स्कूल छोड़ने की दर में 1/3 की कमी आई है। कुल साक्षरता 47 से बढ़कर 63% हुई। महिला साक्षरता 33 से 53% हुई। उच्च शिक्षा के लिए नए कॉलेज, IIT, NIT, एम्स जैसे संस्थान खोले गए। इनका भी खूब फायदा मिल रहा है। सोच के लेवल में हम समझते हैं कि एक बहुत ही पॉजिटिव ढंग से चेंजेस बिहार में हुआ है। एक समय था जिस समय बिहार को जो है विद्या की जननी कहा जाता था, और फिर जो अभी एक समय आ रहा है, बीच में स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन फिर जो अभी समय आ रहा है वो काफ़ी कुछ बदला हुआ है। अक्षर आंचल योजना लाकर 40 लाख से ज्यादा निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाया गया। इससे महिला सशक्तिकरण को नई जमीन मिली। एठाम तब से की कहै छै साइन ताइन करे लहे छै, ओहिके बाद जे छै से अपन फॉर्म तॉर्म भरि लै छियै, अपन बैंक बैलेंस में निकालि लै छियै सब चीज कए कऽ, और बाल बच्चाके चाहै छियै पढ़ेबै लिखेबै, अच्छा से पढ़तै लिखतै, हमरो सबके देखब।
अब बारी थी सेहत का हाल जानने की। सरकारी अस्पताल सालों से खुद बीमार थे। सरकारी अस्पताल, साधन, सुविधा, जरूरी उपकरण, बेड बिछौने सबसे लैस किए गए। दवा, दारू, मरहम पट्टी अब सरकार की ओर से। डॉक्टरों को प्रेरित किया गया और हिदायत दी गई कि हम सबको मिलकर एक मिसाल कायम करनी है और मरीजों के साथ लापरवाही कतई नहीं होने देना है। फिर तो सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पतालों में कभी साल में पूरे राज्य भर से 50,000 महिलाएं ही आती थीं। अब हर साल लगभग 15 लाख आ रही हैं। गया की सुमी देवी इस बात की मिसाल हैं। एक बच्चा वाजिब इलाज के अभाव में नहीं रहा, पर दूसरा बच्चा होने के वक्त राज्य के हालात बदल गए थे। बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। सुमी देवी के मुरझाए उदास चेहरे पर जैसे खुशी की कोई लकीर खिंच गई। जब 9वां महीना मेरा पूरा हो गया तो फिर मैम बोली कि ये यहाँ मतलब यहीं डिलीवरी आकर करवाना, यहाँ सारा चीज़ का सुविधा। फिर जब मैं वहाँ डिलीवरी करवाने गई तो मुझे सारा चीज़ का सुविधा मिला। वहाँ डिलीवरी मेरा भी अच्छा से हो गया। सड़कें, अस्पताल, बिजली, रोजगार और कारोबार के सब साधन हो गए हैं तो पलायन थमने लगा है। युवाओं को रोजगार और महिलाओं को समान अधिकार, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अवसर और मदद मुहैया कराना वक्त की जरूरत थी। जब से नीतीश का सरकार बने तब से हम लोग को इतना फ्री फाइन, इतना सुविधा मिला है। ये सरकार सबके साथ है, सबकी सुनती है। आरटीआई की जानकारी अब फोन पर भी लेने की व्यवस्था है। आबादी बराबर तो हक भी बराबर। महिलाएं नहीं रहेंगी हाशिए पर। पंचायत और शहरी निकाय चुनावों पर 50% सीटें आरक्षित कर दी गईं। ये अपने अधिकार जान गई हैं, फैसले खुद ले रही हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है। टीचर भर्ती में 50% और पुलिस भर्ती में 35% आरक्षण है। महिलाओं की अलग पुलिस बटालियन बना देने से इनका रौब रुतबा खूब बढ़ा है। भूमिहीन महिलाओं को 3 डेसिमल जमीन देने का बंदोबस्त है। पहले किछ नहीं रहा, सरकार हमरा दलक, जमीनो दलक, अब रहे का हमरा ये व्यवस्था। सरकारी कोशिशों से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है। वे स्वयं सहायता समूह के जरिए भी अपने आर्थिक विकास का रास्ता खोल रही हैं। अल्पसंख्यक समुदाय भी दूर और किनारे क्यों रहे? सरकार का लड़कियों पर विशेष ध्यान है, इसलिए अल्पसंख्यक लड़कियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए हुनर योजना है। मैं शुरू से ही चाहती थी अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं। कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का एक पार्लर खोलूं और मैं पापा के लिए बेटा बन करके दिखाऊं। विद्यार्थी प्रोत्साहन और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ताकि अल्पसंख्यक विद्यार्थी पढ़ाई में आगे बढ़ें। ये है गया की साजिया, जिन्हें सरकार की तरफ से 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप ने आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद की है। मैट्रिक में 10,000 रुपये मिला और फर्स्ट आए तक। फिर उस पैसा से हम अपना पढ़ाई किए, ट्यूशन वगैरह, एडमिशन कराए। 11th में पहुंच गए इतना, पार्ट 3 तक
अब इंशाल्लाह पढ़ लिख करके कलेक्टर बने, समाज की सेवा करें। इसी कड़ी में प्राइवेट मदरसे खोले गए, उर्दू टीचरों की बहाली हुई ताकि इनका और तेज सामुदायिक विकास हो। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का तेजी से विकास हो, इस पर सरकार का खास ध्यान है। एक विशेष योजना के तहत इन्हें रेडियो दिया गया है ताकि इन्हें अपने लिए लागू सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे और इसका लाभ वो लेते रहें। दलित वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप है। दलित और पिछड़े समाज तक सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने के लिए विकास मित्रों और टोला सेवकों को नियुक्त किया गया। घर और घर में शौचालय बनाएं, इसके लिए अनुदान है। अब कोई भूखा नहीं सोता। 7 लाख शहरी और 7 करोड़ ग्रामीण आबादी को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जी रहे लोगों की संख्या पहले 54% थी, अब तेजी से घटकर 33% रह गई है। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार विशेष सजग हुई। बाढ़ से हर साल तबाह उत्तरी बिहार के इलाकों की पहचान कर वहां के बाशिंदों को आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए गए। कोयला कच्चा माल न होते हुए भी उद्योग धंधे लगाने के लिए जरूरी सभी सुविधाएं तेजी से जुटनी शुरू हो गईं। सड़कें, बिजली सुधार दी गईं। आओ बिहार योजना में उद्योगपतियों और इन्वेस्टर्स को माकूल माहौल और वाजिब सहूलियत मिलेगी, इसकी गारंटी दी गई। जगह जमीन जितनी जरूरी मुहैया कराई गई। बिजली भी सस्ती देने की पहल की गई। खुद मुख्यमंत्री ने जोरदार ढंग से अपनी बातें रखीं। सुनियोजित ढंग से इसकी असरदार मार्केटिंग की गई। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमको जो सबसे पहले जो बेनिफिट मिला कि जो लैंड का रजिस्ट्रेशंस है ये हमको फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हमको जो मशीनरी में जो हमारा सब्सिडी है अराउंड 25% है। पावर में फॉर एग्जांपल जो जनसेट है इसमें हमको 50% का रिबेट है। तो इट्स ए वेरी गुड सब्सिडी फॉर द सेटअप ऑफ द फैक्ट्री। 1920 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ने अपने प्रपोजल भेजे। 272 बड़े उद्योग लग भी गए। 4,821 करोड़ का निवेश हो चुका है बिहार में। राज्य का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आज 18% से ऊपर जा रहा है। लहलहाते हरे भरे खेत सिर्फ कुदरत के भरोसे ही क्यों छोड़ दिए जाएं? इसलिए किसान हित की कई योजनाएं बनाई गईं। जैविक खेती वक्त की जरूरत थी, इसे बढ़ावा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कृषि उत्पादन बढ़ गया। कुल उपलब्ध बिजली का लगभग 6% मोटर पंप चलाने के लिए भेजा जा रहा है, ताकि फसलों की सिंचाई समय पर हो। 2005 के पहले डीजल से धान या गेहूं उपजाते थे, तो उसमें हमको करीब साल में 35-36 हज़ार रुपया लग जाते थे। अब उसके 2005 के बाद जो लाइन आ गए हैं उसमें मुश्किल से 9-72 मतलब 7,000-8,000 रुपया लगता ही है साल में, इससे ज़्यादा नहीं लगता है सर। और दूसरी बात कि ट्यूबवेल हमने लगाया 2005 या 6 में लगाए हैं ट्यूबवेल, तो उसमें करीब 2 लाख रुपया खर्च पड़ा था। 2 लाख खर्च पड़ा था, सरकार 45,000 सब्सिडी दिया था मध्य ग्रामीण बैंक से। किसानों को सोलर वाटर पंप मुहैया कराकर सिंचाई को आसान बनाया गया।
28,000 के अनुदान में मिला सोलर। और जब से ये सोलर मिला है हम लोग हमेशा खेत में कुछ न कुछ फसल लगाते हैं, जैसे भिंडी, अभी मक्के बो किए हैं, ये सब काम किए हैं। लेकिन ये 8 घंटा कंटिन्यू काम करता है, जिसमें ना डीजल मोबिल कुछ नहीं लगता है। और जब से ये हुआ है हम लोगों को तरक्की ही तरक्की है। हॉर्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मछली पालन से भी लोगों को अच्छी आमदनी हो रही है। राज्य में धान का उत्पादन नेशनल एवरेज से 7 गुना और गेहूं का 2 गुना बढ़ा है। यहां की कृषि विकास दर 5.1% है, जो राष्ट्रीय कृषि विकास दर की 4.1% से बेहतर है। जब से इस सीड जो आपका उत्तम क्वालिटी की जो शुद्धता वाली सीड की जो सरकारों द्वारा प्रचलन करके इसको पूरे जोर शोर से किया गया, इसमें फसल की जो उत्पादन है वो 4 गुना ज़्यादा है। उससे भी अधिक हम कहें तो कम लगता है। काहे तो अब 1 क्विंटल प्रति कट्ठे के हिसाब से गेहूं हो, अगर मसूर हो तो 60-65 किलो कट्ठे के हिसाब से, तोरी हो तो 45-50 किलो के कट्ठे के हिसाब से। ये सारा उत्पादन सीड के वजह से प्रचार और गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई गई मुहिम है उससे तो बेनिफिट है। व्यस्त किसान, चेहरे पर सुकून, बाजार में रौनक, सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था कहती है कि निवेश के लिए इंडिया में दिल्ली के बाद पटना ही सबसे माकूल जगह है। बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, इन शहरों में राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर की सांस्कृतिक धरोहर है। ये सभी शहर बेहतरीन सड़कों से जुड़ गए हैं। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाने से विदेशी यात्रियों का यहां सीधे आना जाना आसान हो गया है। साल में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी 10 साल में जैसे जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट बना है, रोड, बिजली वगैरह और गाड़ी वगैरह जैसी अच्छी सुविधा हुआ, टूरिस्ट बहुत मायदे से यहाँ पे आ पा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, जितनी भी आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो बहुत कम थी। असर ये कि पिछले 10 सालों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में खूब इजाफा हुआ। पिछले साल 22 लाख से ज्यादा घरेलू और 8 लाख से ज्यादा विदेशी सैलानी बिहार घूमने आए। बिहार की लोक कला मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा देने के लिए मिथिला पेंटिंग इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है। एक स्पेशल मधुबनी सर्किट भी बनाया जा रहा है। इस कला से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैंक से लोगों को आर्टिजन्स क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोन मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम भी स्टेट बैंक से 25,000 रुपये का लोन लिया है आर्टिजन क्रेडिट कार्ड पे, और उस लोन से हम रॉ मटेरियल, पेपर, साड़ी, दुपट्टा लेके बना के और बेचते रहे हैं और हमारा विकास हुआ है। पैसे के बल से भी मन का विश्वास बढ़ता है। रंगों की इन महीन लकीरों से अब उम्मीदों की कोई बड़ी डगर बनती दिख रही है।
तारे फैले हैं इस माटी के कोने कोने में सारे। नन्हे से हाथों में है सपनों की फुलवारी, आसमान में टिमटिमाने की हो रही तैयारी। पड़ लगा दो हमें, दो पड़ लगा दो हमें, उठता हुआ तारा बना दो हमें। पड़ लगा दो हमें, दो पड़ लगा दो हमें, उठता हुआ तारा बना दो हमें। सौरमंडल की सैर कराने को निकले हैं घोंसलों से चहचहाने को, सौरमंडल की सैर कराने को। हम नालंदा की डाल डाल पे झूम रहे हैं, हम बिहार की गाँव और गलियां घूम रहे हैं, गलियां घूम रहे हैं। विज्ञान के गणित विज्ञान के आकाश में उड़ना है पग पसारे। पड़ लगा दो हमें, दो पड़ लगा दो हमें, उड़ता हुआ तारा बना दो हमें। पड़ लगा दो हमें, दो पड़ लगा दो हमें, उड़ता हुआ तारा बना दो हमें। अब न सिर्फ अतीत की गौरव गाथाएं हैं, बल्कि हकीकत की जमीन पर उग रही उन्नति और तरक्की की साक्षात सच्ची कहानियां हैं।